we'll start with the next point. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट द ड्यू पॉइंट एंड द ह्यूमिडिटी. ओके, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ओके, सो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक इट मॉइस्ट एंड द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी. ओके, तो अभी यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, सपोज एक वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, एयर का एक लिमिट है. एयर कैन होल्ड वाटर वेपर अप टू सर्टन लिमिट. एक लिमिट तक ही वाटर वेपर वो होल्ड कर सकती है कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. लेकिन अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो वाटर, जो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है एयर की, वो भी चेंज होती है. अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इट चेंजेस. अगर टेम्परेचर कम है तो water holding capacity will be less, and if the temperature is more then the water holding capacity of the air will be what, more. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया है कि when the air contain maximum possible water vapor it is said to be a saturated with a vapor at that temperature. तो saturated air क्या होती है कि अगर amount of water vapor अगर maximum है, मतलब air की जो capacity है to hold the water vapor वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब उस एयर को हम क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड एयर. और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि ऐसी एयर जहां पे और वाटर वेपर्स क्या हो सकते हैं, एडअप हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड एयर. तो अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेशन ये दोनों भी चीजें इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. कि अगर टेम्परेचर लेस है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और जो भी एयर है वो जल्दी सैचुरेट हो जाती है. और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इफ द टेम्परेचर राइजेस देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर इट राइजेस. ओके, वो ज्यादा वाटर वेपर और होल्ड कर सकती है. ओके, सो विल सी हियर, सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड. अभी हमने क्या किया है, इनिशियली हमने अनसैचुरेटेड एयर को लिया है एट सर्टेन टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर हमने अभी क्या कर दिया, वी हैव डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर. Then what happened? The temperature is reached at which air becomes saturated. तो हमने क्या किया, पहले हमारी एयर अनसैचुरेटेड थी लेकिन now we have decreased the temperature. टेम्परेचर हमने कम कर दिया. तो टेम्परेचर कम करने की वजह से क्या हुआ, जो अनसैचुरेटेड एयर थी वो क्या हो गई, अभी सैचुरेटेड हो गई. सो इट वॉज नॉट अ सैचुरेटेड एयर इनिशियली बट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर you have converted unsaturated air into a saturated air. Okay, then that temperature is called dew point temperature. तो dew point temperature का मतलब क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहां पे आपकी अनसैचुरेटेड एयर किस में कन्वर्ट हो जाती है, सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को बोला जाता है ड्यू पॉइंट. ओके, सो वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी. ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, इट इज अ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. सो उसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. अगेन आई रिपीट, द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर. एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर आपने ली है और उसमें अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जितनी प्रेजेंट होती है उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. तो इसका यूनिट आपको ध्यान में रखना है, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन अ kg पर मीटर क्यूब. ओके, देन नेक्स्ट है द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर ऑफ एयर नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज दैट अमाउंट इज फॉर मेकिंग द एयर सैचुरेटेड. मतलब क्या कि आपकी एयर सैचुरेट होने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर उसमें और चाहिए, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज रिक्वायर्ड और हाउ मच इट इज नियरर टू द सैचुरेटेड पॉइंट विद द वेपर. सो इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर. एज आई टोल्ड, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो सैचुरेटेड एयर बिकम्स अनसैचुरेटेड और अगर आप टेम्परेचर को कम करते हो देन योर अनसैचुरेटेड एयर बिकम्स व्हाट, सैचुरेटेड. ओके, सो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला है परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्जाम में. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज द एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड. अभी एक्चुअल जितनी भी वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको कंसिडर करना है, डिवाइड बाय क्या कर रहा है, अगर वो एयर को हमें सैचुरेट बनाना है तो कितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमें रिक्वायर्ड होगी, इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इससे आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगा. देन उसके बाद
The relative humidity at dew point is 100%. If relative humidity is more than 60%, we feel that air is humid. तो हमें air humid कब feel होती है? जब उसकी humidity क्या होती है? More than 60% होती है. Then we feel that the given air is a humid air. और अगर relative humidity अगर 60% से less है, then we say that the air is said to be a dry air. Okay, so remember this. Then during winter season you may have observed a white trail at the back of flying plane in a clear sky. बहुत बार हम जब विंटर सीजन में अगर कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो उसके पीछे आप देख सकते हो एक व्हाइट कलर की हमें क्या दिखती है, एक व्हाइट कलर की हमें यहाँ पे ट्रेल दिखती है. तो ये व्हाइट कलर की ट्रेल क्यों होती है या हाउ इट गेट जनरेटेड, ये कैसे जनरेट होती है. तो ये जो बात है ये क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि ये आपको गिव रीजन में पूछा जा सकता है. तो इसका रीजन क्या है कि as the plane flies, the vapor released by aeroplane engine, it condenses. तो जो भी water vapors इंजन से रिलीज होगी वो क्या होगी, आपकी कंडेंस होगी और उससे क्या फॉर्म होगी, क्लाउड्स फॉर्म होगी. इफ द सराउंडिंग एयर इज हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर अ व्हाइट ट्रेल फॉर्म बाय द कंडेंशन. तो वो ट्रेल बहुत टाइम के लिए कब तक रहेगी, अगर आपके एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर वो लेस है तो क्या होगा, that trail will remain for some time and it will take some time to disappear. वो थोड़े टाइम के लिए वहां पे ही आपको दिखाई देगी. Then if the relative humidity अगर less है, either the size of white trail may be small or it may given it may not even get what form. अगर वो less है तो वो फॉर्म नहीं होगी, अगर ज्यादा है तो वो थोड़े टाइम के लिए वहां पे आपको दिखाई देगी. तो ये था हमारा पॉइंट अबाउट ड्यू पॉइंट एंड द ह्यूमिडिटी. Now we'll see the next point about the specific heat capacity. अभी इसका जो मतलब है वो ये है कि अगर यहाँ पे एक एक्टिविटी हम देखते हैं, then we'll see the meaning of this definition. So यहाँ पे हमने क्या किया है, आयरन, कॉपर और लेड, ये 3 मेटल बॉल्स हमें लेने, फिर हमें यहाँ पे एक वैक्स लेना है और इन तीनों को हमें सेम टेम्परेचर से हीट करना है. मतलब आपको अमाउंट ऑफ जो हीट एनर्जी आप देने वाले हो वो आपको सेम देनी है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आयरन बॉल जो है वो आयरन बॉल क्या हो रहा है, इट इज गोइंग मोर डाउन देन द कॉपर एंड द लेड. ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये आयरन जो है इट इज एब्जॉर्बिंग द मोर अमाउंट ऑफ हीट देन द कॉपर एंड द लेड. ओके, तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द स्फीयर इज डिफरेंट फॉर द 3 स्फीयर. So this property is called as specific heat capacity. तो इसका मतलब समझे, अगर ये तीनों अगर मेटल बॉल्स है और इनका सपोज इनिशियल टेम्परेचर तीनों का अलग अलग है, सपोज इसका 20 डिग्री है, इसका 21 है और इसका सपोज 22 है. अभी हमें क्या करना है, इन तीनों का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री से क्या करना है, राइज करना है. 1 डिग्री से इनका टेम्परेचर हमें बढ़ाना है. तो जब हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी व्हाट, डिफरेंट. इसके लिए भी डिफरेंट होगी और इसके लिए भी क्या होगी, डिफरेंट होगी. दोनों मतलब तीनों में जो चेंज होगा टेम्परेचर में वो 1 डिग्री से ही होगा, लेकिन जो भी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी तीनों में, वो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब विल बी व्हाट, डिफरेंट. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री. 1 डिग्री से आपको क्या करना है, जो भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर आपको क्या करना है, रेस करना है. तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी. उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है जहां पे आपको स्पेसिफिक हीट मेंशन की है, वाटर, पैराफिन. तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट इट इज गिवन इन कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. सो आपको यहाँ पे जो भी सब्सटेंस दिए इनके स्पेसिफिक हीट्स को मेंशन किया हुआ है. तो ये आपको एग्जाम में लर्न करने की जरूरत नहीं, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन. अगर कोई कैलकुलेशंस आते हैं तो वो आपको ये जो भी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन किए वो आपको देते हैं. तो ये था हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक. नाउ विल स्टार्ट विद द हीट एक्सचेंज. तो ये प्रिंसिपल आपको एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ हीट एक्सचेंज. ओके, तो पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं. The heat energy lost by the hot object is always equal to the heat energy gained by the cold object. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉक्स लिया है हमने जो कि है हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से बना हुआ. यहाँ पे हमने कोल्ड ऑब्जेक्ट को लिया है और एक हॉट ऑब्जेक्ट को लिया है. सो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट विल बी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट. सो जितनी हीट हॉट ऑब्जेक्ट लूज करेगा उतनी ही हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, गेन करेगा.
ओके तो यहाँ पे ये एक्सचेंज कब तक होता है, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल टेम्परेचर पे नहीं आते, बोथ ऑफ देम आर नॉट गेटिंग द सेम टेम्परेचर, टिल दैट ये हीट एक्सचेंज इनमें क्या होता है, इट इज गोइंग ऑन। देन यहाँ पे हमें ये जो बॉक्स है ये हीट रेजिस्टेंस मटेरियल से क्यों बना हुआ है, क्योंकि जो भी हीट लूज होगी वो बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो भी हॉट ऑब्जेक्ट लूज करेगा उतनी हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट शुड गेन। तो ये प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है। सो वॉट एवर हीट एनर्जी इज लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अबाउट द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे हम मिक्सिंग मेथड को यूज करेंगे along with the calorimeter. Okay, so यहाँ पे क्या करना है, the specific heat of object can be measured using mixing method. For this calorimeter is used. तो यहाँ पे हमें जो डिवाइस यूज करना है वो डिवाइस का नाम क्या है, it is a calorimeter. तो यहाँ पे हम सेम प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था लास्ट कंसेप्ट में कि whatever heat is given by the hot object is the amount of heat gained by the cold object. So same प्रिंसिपल यहाँ पे हमें यूज करना है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ अ हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज पुट इन अ वाटर in a calorimeter, heat exchange between hot object and the water and the calorimeter start. This continues till temperature of object, water and the calorimeter. तीनों का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं होता है तब तक ये हीट एक्सचेंज क्या होता है, गोइंग ऑन रहता है। सो हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो भी हीट सॉलिड ऑब्जेक्ट लॉस्ट करेगा उतनी हीट कौन गेन करेगा, वाटर गेन करेगा, और प्लस कौन गेन करेगा, कैलोरीमीटर गेन करेगा। सो वॉट एवर हीट इज लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इट इज गेन बाय होम, गेन बाय वाटर इन द कैलोरीमीटर प्लस गेन बाय द कैलोरीमीटर। सो हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो जो भी हीट सॉलिड ऑब्जेक्ट लूज करेगा उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। सो इट इज शोन बाय द लेटर Q. Q इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय डिक्रीज इन द टेम्परेचर, क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, उसकी हीट को लूज करने वाला है, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। देन वॉट एवर द हीट इज गेन बाय द वाटर, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है Q1 से। सो Q1 विल बी व्हाट, मास ऑफ वाटर, जैसे हमने यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास लिया था वैसे हमें यहाँ पे वाटर का मास लेना है, मल्टीप्लाइड विथ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड में, अभी क्या होगा, वाटर इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द हीट, इसलिए उसका टेम्परेचर राइज होगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। सेम वे हीट गेन बाय कैलोरीमीटर को हमने रिप्रेजेंट किया है लेटर Q2 से, इक्वल टू मास ऑफ कैलोरीमीटर multiplied by its specific heat multiplied by increase in its temperature, क्योंकि कैलोरीमीटर is also going to absorb the heat. So total heat lost by the hot object will be what, heat gained by calorimeter plus heat gained by the water. तो इसको हमने represent किया है, Q is equal to Q2 plus Q1. तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूलाज हमने अभी डिस्कस किए, ये फॉर्मूलाज के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको। न्यूमेरिकल्स में अगर हम देखें तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। तो एग्जांपल पहले देख लेते हैं, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम पहले गिवन थिंग्स को लिखेंगे, मास इज गिवन एज 5 kg, देन यहाँ पे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ली है वाटर की जो है 1 किलो कैलोरीज पर kg पर सेल्सियस। देन चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे हमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है 20 to 100, मतलब इसमें चेंज कितना है, इसलिए यहाँ पे हमने लिया डेल्टा T इक्वल टू 100 माइनस 20, तो 80 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस है। देन एनर्जी टू बी सप्लाइड टू द वाटर विल बी व्हाट, एनर्जी गेन बाय द वाटर। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो m इंटू सी इंटू डेल्टा T, मास हमारा वाटर का 5 है, चेंज इन टेम्परेचर 80 है और C की वैल्यू 1 है, सो 80 into 5 it will be what, 400 किलो कैलोरी। So how much heat energy will be required to raise the temperature of water from 20 to 100? It will be required of 400 किलो कैलोरी। तो इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल्स है ये आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।